दोस्तों, पहले इजराइल और अब अमेरिका जो युद्ध छेड़ा है, इन दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर ये कहकर कि वो परमाणु बम बना रहा है, हम उसको परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। इस युद्ध का, इन हमलों का ईरान के परमाणु बम के प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तो खुद ईरान कहता है कि हम हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो सिविलियन पर्पस के लिए, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। एक बार के लिए हम ईरान की बात नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि चलो झूठ बोल रहा होगा। हम चलते हैं आईएईए की तरफ। आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक वाचडॉग है, जो दुनिया भर में जो देश जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज है किसी भी पर्पस के लिए, उनकी देखरेख ये करती है और जांच रखती है, हमेशा नजर रखती है कि किस पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कोई देश कर रहा है। उसका भी यही कहना है, अभी तक भी लगातार यही कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे हम ये कहें कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और रिसेंट हुई मीटिंग में, यूएनएससी की मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी आईएईए के चीफ ने यह कहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। और हम ऐसा वाटर टाइट इंस्पेक्शन सिस्टम रख सकते हैं जिससे कि हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। इसके बाद खुद अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका की जो स्पाई एजेंसी है, जो उनकी चीफ है तुलसी गब्बर्ड, उनका भी अभी तक यही कहना था, अब उन्होंने स्टैंड अपना बदल लिया। उनका भी यही कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं जिससे हम कहें कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो जब एक तरफ ये सब इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्टिंग है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, उसके बावजूद भी ये कहकर कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, उसके ऊपर बमबारी शुरू कर दी, उससे युद्ध छेड़ दिया है। इसके कुछ कारण हैं, उन कारण के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले हम ये देख लें कि इसराइल का खुद का क्या स्टैंड है न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर। इसराइल जो है वो ना तो हाँ कहता है इस बात के लिए कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, ना वो मना करता है। उसने एक पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी अपनाई हुई है, डॉक्ट्राइन ऑफ साइलेंस, कि आप चुप रहो, ना तो बताओ कि हमारे पास है, ना डिक्लेयर करो, ना ही इसको डिनाई करो, सामने वाले को अटकलें लगाने दो। इसराइल हमेशा ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पहला वार न्यूक्लियर बॉम्ब का हमारी तरफ से नहीं होगा। इसका मतलब ये कि पहला नहीं होगा तो अगले हो सकते हैं, मीन्स कि तुम्हारे पास कुछ है। और ऐसी ये माना जाता है कि इसराइल के पास करीब 100 से 400 के गिनती के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इस बात से मना नहीं किया जाता। तो एक तरफ इसराइल खुद एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, और वो मिडिल ईस्ट में नहीं चाहता कि किसी दूसरे देश के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो। अपने आप को तो वो कहता है कि मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है मैं ताकतवर बनूं। तो वो जो एग्जिस्टेंस का खतरा इसराइल को है, वो खतरा आसपास के देशों को भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो ही सकता है। जिस तरह का माहौल हम देखते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, कभी भी जंग के माहौल बन जाते हैं इसराइल की वजह से। तो और मजे की बात यह दोस्तों, जो आईएईए जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, उसका सिग्नेटरी ईरान तो है ही, इसराइल भी है, दोनों उसके सिग्नेटरी हैं। लेकिन एक ट्रीटी और है इंटरनेशनल लेवल की, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका काम ये है कि कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स का प्रचार प्रसार ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, दुनिया में एक कोऑपरेशन हो, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सिविल पर्पस के लिए यूज हो। अब मजे की बात दोस्तों ये है कि ईरान इसका सिग्नेटरी है और इसराइल इसका सिग्नेटरी नहीं है। इसका सिग्नेटरी होने का मतलब ही ये है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप आओ, जब मर्जी आके देखो, मैं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात का वचन आपको दे रहा हूं। ये वचन इसराइल ने नहीं दिया है। तो अगर इसराइल कहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है मेरे पास, या खैर वो तो मना ही नहीं करता है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि एनपीटी का सिग्नेटरी इसराइल क्यों नहीं है। और अब ये जो हमला ईरान के ऊपर हुआ है, अब ईरान भी इस एनपीटी से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो पीछे हट भी गया हो। तो जो इन हमलों के जरिए एक डेटरेंट इफेक्ट ईरान को देना चाहा था, वो डेटरेंट इफेक्ट मुझे लगता है ऐसे धमकियों से, हमलों से नहीं पड़ने वाला है। ईरान 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, ताकतवर देश है। और इसराइल खुद न्यूक्लियर पावर कैसे बना, इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1960 के दशक के आसपास की बात है, एग्जैक्ट तो मुझे साल याद नहीं है, कि एक कार्गो शिप, जर्मन कार्गो शिप, जो बेल्जियम से इटली के लिए निकली, उसमें करीब 200 किलो येलो केक था। येलो केक मतलब यूरेनियम, कंसंट्रेट यूरेनियम, एटम बॉम्ब बनाने का कच्चा माल। तो वो शिप बेल्जियम से इटली की तरफ निकली तो सही, लेकिन इटली पहुंची नहीं, शिप बीच में ही गायब हो गई और साथ में गायब हो गया कच्चा माल, येलो केक। ऐसा माना जाता है कि वो कच्चा माल जो था, येलो केक, कंसंट्रेट यूरेनियम बम बनाने के जो काम आता है, उसको इसराइल ने चुरा लिया था। और इस चोरी की खबर जो है इसराइल के जो अलाइज थे उनको भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे माहौल में तो खुद इसराइल ने अपने आप को एक न्यूक्लियर एक्टिव पावर बनाया है।
और दूसरी तरफ वो चाहता है कि कोई दूसरी ताकत मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। अच्छी बात है, किसी को भी नहीं बनाना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये जो थोपने वाली बात है इंटरनेशनल लेवल पर, इसको थोड़ा सा गुंडागर्दी के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है कि बदमाशी चल रही है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर आज के वीडियो के, कि अगर अगर न्यूक्लियर पावर का मामला नहीं है, न्यूक्लियर बम का मामला नहीं है, तो हमला क्यों किया गया। देखो दोस्तों, ईरान मिडल ईस्ट में एक पावरफुल देश है, उसकी एक पावरफुल सरकार है, अथॉरिटेरियन है, ऑर्थोडॉक्स है, वो उनका इंटरनल मामला है, उस पर नहीं जाएंगे, वहां के लोग भी उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब देश पे बात आए तो दो लोग तो देश के साथ खड़े होते ही हैं। एक पावरफुल देश है ईरान मिडल ईस्ट में, और इसराइल को आप अमेरिका की एक मिलिट्री बेस कैंप समझे उस जगह पर, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को वहां सेफ गार्ड रखता है पूरे मिडल ईस्ट में। और ईरान खुद मजबूत होने के साथ साथ ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स क्या है? एक एसोसिएशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की, उसका मेंबर है। 2023 में ईरान एससीओ का मेंबर बन गया है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये दो वो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ऐसी एसोसिएशंस हैं जो कि टक्कर देती हैं यूरोपियन और अमेरिकन हेजेमनी को दुनिया भर में। ये एक तरह का कॉपरेशन है जो दुनिया को उस लाइन पे चलाना चाहता है जिसमें अमेरिकन और यूरोपियन हेजेमनी ना हो। ईरान इनका एक प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग मेंबर है, और उसका मिडल ईस्ट में होना ये अमेरिका को बिल्कुल नागवार गुजरता है। ईरान के रशिया के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं, इतने अच्छे टाइज हैं कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान भेजे हुए हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम करने वाले रशियन साइंटिस्ट करीब 100 के आसपास बताए जाते हैं। हमला होने के बावजूद भी रशिया ने कहा है कि हम अपने साइंटिस्ट को फिलहाल वापस नहीं बुलाएंगे, वो ईरान में रहेंगे और असिस्ट करेंगे। तो ये टाइज हैं रशिया की और ईरान की। दूसरी तरफ, और ट्रेड टाइज तो है खैर, दूसरी तरफ हम चाइना के साथ टाइज देख लेते हैं। चाइना और रशिया दो बड़ी ताकतें हैं। चाइना के साथ अगर ईरान के रिलेशन देखें तो बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन है। अभी मई 2025 में एक रेल लिंक फ्रॉम चाइना टू ईरान बना है, डायरेक्ट लिंक बन गया है, और इसने एक तरह से जो अमेरिकन सैंक्शंस थी ईरान पर उसको ठेंगा दिखा दिया है। पूरे रेल लिंक में अमेरिका का कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, फ्रीली ट्रेड होता है चाइना के साथ। यहाँ से जो तेल है ईरान से वो चाइना जाता है, चाइना से जो माल है वो ईरान में आता है। और ये जो पूरे रास्ते में जो लिंक है वो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक मुल्क और है। तो ये जो लिंक है पूरा, इस लिंक के रास्ते में जो भी देश आते हैं वहां पर भी चाइना की प्रेजेंस एक तरह से अच्छी, और अच्छे रिलेशन। तो ये मिडल ईस्ट में रशिया और चाइना की जो प्रेजेंस को मजबूत करने वाला एक खुद में मजबूत देश है ईरान, जिससे पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका और यूरोप की हेजेमनी को एक तरह से कंपटीशन मिलता है जिसको वो नहीं सह सकते। और इसराइल को तो हमेशा ये खतरा रहता ही है कि यहां पर जो है मेरा ही एक ब्रूटल मिलिट्री वर्चस्व रहे। तो ये जो हमला इसराइल ने किया और अमेरिका उसमें कूद गया साथ के साथ, इसमें एक मजे की बात यह है कि अमेरिका को अगर किसी जंग में कूदना हो तो अपनी कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है। अगर खुद जंग में कूदना हो, अगर कोई इस पर अटैक करते तो शायद उस मंजूरी की जरूरत नहीं, लेकिन खुद कूदना हो तो मंजूरी की लीगल जरूरत है। यहां पर जो ट्रंप साहब के कहने पर जो 3 जगहों पर न्यूक्लियर साइट्स पर बम फेंके हैं अमेरिकन एयरफोर्स ने, उसके लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई। आप देखिए कि इसराइल और अमेरिका का रिलेशन कितना गूढ़ा इससे नजर आ रहा है। और आप अमेरिका इसराइल को एक ही समझिए उस हिसाब से, रादर इसको मैं ऐसे देखता हूं कि इसराइल एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस है अमेरिका का इसराइल में, अपनी अमेरिका की प्रेजेंस को वहां पर मजबूत रखने के लिए। तो ये जो जंग छेड़ी है ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका ने मिलके, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो इंपीरियलिस्ट गोल हैं, दुनिया में जो एक छाने वाली टेंडेंसी है, और जो उसकी एक पॉलिसी रही है इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी की, सब जगह जाकर इंटरवीन करो, अपनी प्रेजेंस रखो, अपनी मिलिट्री फोर्स रखो, अपनी ताकत को दिखाओ, ये अमेरिका के इंपीरियलिस्ट गोल को पूरा करने वाला एक स्टेप है। इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो छोड़ देगा या पीछे हट जाएगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अरबों रुपया ईरान इस प्रोग्राम को लगा चुका है। उसकी अपनी जरूरतें हैं। जब तक ईरान इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं वेपन्स नहीं बना रहा हूं, जब तक इंटरनेशनल बॉडीज इस बात का कोई सबूत नहीं लेकर सामने आ रही है कि कोई वेपन बना रहा है, तो किसी मुल्क को न्यूक्लियर फैसिलिटीज को यूज करने देने में क्या ही हर्ज है। और ये बात कहना कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ईरान, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, ये वैसा ही बहाना है जिसको लेकर 2002 में इराक पे हमला किया गया था। और उस वक्त भी इसराइल एक स्ट्रॉन्ग इस बात को ऐसा रख रहा था कि
इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए हुए हैं, उसके पास है, और अमेरिका ने हमला किया आपके सामने, सद्दाम हुसैन वहां मारा गया और साथ ही मारे गए लाखों लोग, और उसके बाद वहां पर ऐसा कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकला। वो पूरी बात झूठी साबित हुई, एक प्रोपेगेंडा साबित हुई। आज के डेट में भी ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है, ये भी एक या बनाने जा रहा है, ये भी प्रोपेगेंडा से ज्यादा अल्टीमेटली कुछ साबित नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि इसराइल के जो अभी ये जो लीडर हैं नेतन्याहू, करीब 35-40 सालों से यही बात कहते आ रहे हैं कि ईरान कुछ हफ्तों की दूरी पर है एटम बम बनाने के, कुछ महीनों की दूरी पर है एटम बम बनाने के। 35-40 सालों से वो हफ्तों की दूरी और कुछ महीनों की दूरी जो है वो अभी तक खत्म ही नहीं हो पाई है। और ऐसा कोई इमीडिएट रीजन नहीं था कि कुछ चंद दिनों की दूरी पर ईरान होगा, उसके ऊपर फटाफट हमला करके जो है वो कंट्रोल कर ले। रादर इस हमले से जो एग्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस है, ईरान अगर उस खतरे में पड़ता है तो वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज्यादा मजबूत करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो दूसरे मुल्क हैं वो उसकी बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। रशिया ने कह भी दिया है कि बहुत से देश तैयार हैं अपने न्यूक्स सप्लाई करने के लिए ईरान को। तो ईरान को दबाना या डराना या धमकाना बड़ा ऐसा मुश्किल काम है, बल्कि इससे दुनिया भर में जो माहौल है वो खराब हो रहा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है इस मिडल ईस्ट के एरिया में, इस जो साउथ का हिस्सा बनता है पूरी दुनिया का, यहाँ पर इक्वेशन चेंज करने की, और पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुश्किल है वो इक्वेशन चेंज करना। ये जो मामला है डिप्लोमेटिकली ही अगर सुलझाया जाता, जैसे अब तक सुलझाया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, तो ही बेहतर था, क्योंकि जिस दिन हमला किया उससे कुछ दिनों बाद ही 6th राउंड ऑफ टॉक अमेरिका ईरान की होनी थी, और लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया। और हमले में ना सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, बल्कि चीफ नेगोशिएटर्स भी मारे गए। वो लोग जो अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, जो जो लोग बातचीत में शामिल थे, उनको मारने का मतलब तो यही है कि कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, उड़ाओ और मारो। और जैसी शब्दावली हम देखते हैं अब दुनिया भर के लीडर्स में, वो शब्दावली बहुत गलत है। ऐसी तो उस वक्त देखने को मिलती थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की बात थी, कि हम असैसिनेट कर देंगे, हम यहाँ पर तख्ता पलट करवा देंगे, या ट्रम्प साहब कहें कि मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, अब तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो ये बातें वर्ल्ड लीडर्स के मुंह से निकलनी बहुत अजीब सी बात है। एक मतलब अजीब लगता है कि कैसी लीडरशिप जो है इस वक्त दुनिया के ऊपर राज कर रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी असेसमेंट थोड़ी सी इस सारे माहौल को लेकर। इसमें इंडिया के बारे में बात करना भी जरूरी है, थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने तो ट्रंप को कहा था कि नोबेल पीस प्राइज दीजिए, अब उसके मुंह पे तमाचा है जब बम फेंक दिए, तो उसके लिए तो कुछ बचा नहीं है। लंच वगैरह बुलाया था, शायद कोशिश थी कि असिस्टेंस मिल जाए पाकिस्तान से ईरान के ऊपर अटैक करने की, उसका रिजल्ट तो कुछ पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की बात करें तो इसराइल का कभी समर्थन नहीं किया इंडिया ने हिस्टोरिकली, और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। टू नेशन की बात की कि दोनों वहां पर आराम से रहें, लेकिन पिछले दशक में इसराइल के साथ ट्रेड रिलेशन इंडिया के बड़े हैं। ईरान के साथ इंडिया के बहुत हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं जो कि अभी तक भी हैं, लेकिन इंडिया ने जो ईरान पर अटैक हुआ है उसको कंडम नहीं किया है, चिंता जताई है, कंडम नहीं किया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अपने आप को सुपर पावर, विश्व गुरु के रूप में दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो विश्व गुरु का कड़ी निंदा करने से ज्यादा की जिम्मेदारी बनती है वो कुछ बीच में इंटरवीन करें, सही को सही करें, सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, तो आपकी पोजीशन जो है दुनिया में वो दिखेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।